क्योंकि भारी बारिश के बीच में सैलाब का सितम देखने को मिल रहा है। पहाड़ी राज्यों में जहां पहाड़ तोड़ मौसम की मार देखने को मिल रही है, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में लैंडस्लाइड के कारण सड़कें बंद हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग की यातायात प्रभावित है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कुदरत का कहर शहर शहर देखने को मिल रहा है। पंजाब में 1 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा की फसल जलमग्न हो चुकी है, हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। दिल्ली में बाढ़ लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। यमुना के लगातार बढ़ते हुए जलस्तर के कारण दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। हरियाणा की अगर हम बात करें तो वहां पर कई जिलों में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। यूपी बिहार की अगर आप बात करते हैं तो वहां पर भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। बाढ़ के कारण कई जो जिले हैं वो पूरे तरीके से बाढ़ग्रस्त हैं, सड़कों से संपर्क टूट चुका है। आम जनजीवन आप कहिए कि पूरे तरीके से अस्त व्यस्त है। अगर आप बात करते हैं राजस्थान के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं, मध्य प्रदेश के हालात कुछ ऐसे ही हैं, तो कमोवेश हर एक राज्य से कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो आपको क्या कुछ फिलहाल ग्राउंड जीरो पर स्थिति है वो भी आपको हम दिखाएंगे। सीधे हमारे सहयोगियों के पास लिए चलते हैं। इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूदगी है देहरादून से पंकज और शिमला से रॉबिन हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें पहाड़ी इलाकों की तो वहां के हालात तो इस वक्त बहुत ज्यादा ही खराब हैं। सबसे पहले पंकज आपके पास आते हुए, क्योंकि पंकज अभी हमने देखा है इसके पहले भी लगातार उत्तराखंड से लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आती हैं, अभी फिर आज लैंडस्लाइड हुआ। अभी का मौसम फिलहाल कैसा आप बताइएगा, क्योंकि आपकी मौजूदगी देहरादून में है, और फिलहाल क्या कुछ स्थिति आने वाले 102 दिन की स्थिति भी बताइएगा। पलक देखिए, पिछले 2 दिन से उत्तराखंड में हल्की राहत नजर आ रही है, क्योंकि कल हल्की बूंदाबांदी हुई थी, रात भर मौसम ठीक रहा और अभी भी मौसम शुष्क बना हुआ है। और मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो थोड़ा मौसम का मिजाज दिखाने की कोशिश करे कि किस तरह से जो बादल हैं वो अभी हल्के हल्के छाए हुए हैं, हल्की धूप भी निकली हुई है। तो इस लिहाज से ये एक राहत बड़ी बात है उत्तराखंड के लिहाज से, कि उत्तराखंड में मौसम का मिजाज यदि ठीक रहता है तो बड़ी राहत होती है पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को, खासकर जो जहाँ पर ज्यादा दिक्कतें होती हैं, जहाँ पर ज्यादा लैंडस्लाइड हुआ है या तमाम समस्याएं आई हैं, वहां पर बड़ी आसानी लोगों को आवाजाही में हो जाती है। लेकिन अब सरकार के सामने एक चुनौती है, जो लैंडस्लाइड से सड़कें बंद हुई हैं उनको कैसे खोला जाए। तमाम जो सड़कें प्रदेश भर में बंद है उनको खोलने का काम शुरू कर दिया है। जैसे ही मौसम का मिजाज खुलता है तो जो सरकारी मशीनरी है वो एक्टिव हो जाती है। तमाम जो लैंडस्लाइड जोन है वहां पर जेसीबी के माध्यम से सड़कों को खोलने का काम किया जा रहा है। बीआरओ की टीमें अलग अलग जगह तैनात की गई हैं। इसके साथ साथ ही पीडब्ल्यूडी की टीमें भी तैनात की गई है। मुख्यमंत्री हर रोज सुबह मॉनिटरिंग करते हैं, सभी जिलों से ये जानकारी लेते हैं कि कहां किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, किस तरह की स्थिति बनी हुई है। लेकिन राहत की बात यह है उत्तराखंड के लिहाज से कि पिछले कल से, अगर कल हम शाम से बात करें तो कल से हल्की राहत है। हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था और कहीं कहीं बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। देहरादून में सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन अभी मौसम शुष्क बना हुआ है। तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि देहरादून का जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर जो सड़कें टूटी थी उनको खोलने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कें खोलने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी विभाग को निर्देश दिए हैं कि 31 अक्टूबर तक जहां भी सड़कें टूटी हैं, जहां सड़कों में गड्ढे हैं, उनको पूरी तरह से ठीक कर दिया जाए। तो ये डेडलाइन दे दी गई है। 15 सितंबर से अभियान शुरू होगा पीडब्ल्यूडी विभाग का और पूरे प्रदेश भर में सभी सड़कों का काम खोलने का काम शुरू किया जाएगा। लेकिन चुनौतियां, क्योंकि सबसे बड़ी जो चुनौतियां हैं वो हैं चारधाम यात्रा मार्गों को दुरुस्त करना, क्योंकि 5 सितंबर तक यात्रा को बंद कर दिया गया है और ऐसे में अब यात्रा कैसे सुचारू होगी, ये एक बड़ी चुनौती हो रही है। बिल्कुल, एक बार फिर से जिंदगी पटरी पर कैसे लौटे, ये अब सबसे बड़ी चुनौती है, वो भी खासतौर पर पहाड़ी इलाकों के लिए। आपके पास लौटूंगी, एक बार दर्शकों को शिमला के हालात बता देते हैं, क्या कुछ हिमाचल की स्थिति इस वक्त है। रॉबिन बताएंगे। रॉबिन, आप बताइएगा क्या कुछ स्थिति है इस वक्त पूरे हिमाचल की। बिल्कुल, देखिए, हिमाचल प्रदेश में बीते 1 हफ्ते से लगातार दिन और रात बारिश हो रही है, जिससे आफत का पहाड़ जो है वो हिमाचल प्रदेश पर टूटा हुआ है। हालांकि जो ये स्थिति है ये पूरे मानसून सीजन के दौरान ऐसे ही बनी रही है। अभी तक करीब 45 जगह पर जो है बादल फट चुके हैं और 95 फ्लैश फ्लड दर्ज किए जा चुके हैं। ये अभी आधिकारिक रिपोर्ट है और इसके अलावा तमाम जगहों पर इसका नुकसान हुआ है। बीते कल भी कुल्लू और मंडी में 2 बड़ी जगह पर लैंडस्लाइड हुए, जिसमें मंडी में करीब 6 लोगों के दबने की जो सूचना थी आरंभिक वो सामने आई और कुल्लू में भी इसी तरह के हालात थे। और आज सुबह ठीक उसी के बगल में एक बार फिर लैंडस्लाइड हुआ है, जहां पर एक व्यक्ति की अभी तक मौत बताई जा रही है और 3 से 4 लोगों के दबे होने की यहाँ पर संभावना है। हिमाचल प्रदेश में यह स्थिति लगातार
लगातार बनी हुई है। अब तक 181 लोगों की मौत जो है इन आपदाओं से हो गई है। और अगर पूरे मानसून सीजन में जो एक्सीडेंट्स हुए हैं उनकी बात कर ले तो जो मौत का आंकड़ा है वो 343 पर पहुंच चुका है। 3600 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। बीते शाम तक हिमाचल प्रदेश में 1359 से ज्यादा सड़कें बंद थी, जिसमें 5 नेशनल हाईवे भी शामिल है। इसके अलावा करीब करीब 3500 के आसपास जो है घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है और करीब 1000 घर पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं जिनका नामो निशान नहीं है। तो ऐसे में इसको देखते हुए स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह के हालात मौजूदा समय पर बने हुए हैं। अभी बात करें तो हालांकि आज के लिए हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों के लिए हल्की बारिश का अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जताया गया है, येलो अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन दोहरी मार हिमाचल प्रदेश में इस बार यह पड़ रही है कि अमूमन माना जाता है कि ऊपरी इलाकों में मानसून नहीं पहुंचता है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ लगातार सक्रिय है और इसका असर ये हो रहा है कि लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू के जो हायर रीचेज है, जहां तक मानसून नहीं पहुंचता था, वहां भी बारिश देखने को मिली और अब बीते 3 दिनों से लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है। सर्दियां जिसका आगाज थोड़ा देर से होना चाहिए था लोगों को ताकि पुनर्वास करने का मौका मिलता, लेकिन सर्दियां भी अब जल्दी आने लगी हैं और साथ में भी मानसून भी नहीं गुजरा। तो ऐसे में लोगों की जो दिक्कतें हैं वो कई गुना बढ़ गई हैं। सभी लोगों को चिंता इस बात की है क्योंकि बहुत सारे घर, जैसा मैंने आपको बताया कि 1000 के करीब घर जो है पूरी तरह से निस्ते नाबूद हो गए हैं। तो ऐसे में इन लोगों के पुनर्वास के लिए एक बहुत बड़ी जो चुनौती है वो सरकार के पास है और इन लोगों को पुनर्वास करना, इनको दोबारा से बसाना, इसके लिए भी समय की जरूरत थी। लेकिन जिस तरह से पहाड़ों पर अगर सर्दियां बढ़ी तो इन लोगों के लिए इनको रिहैब करना, इनको बसाना एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगा और ऐसे में लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि सर्दी के मौसम में हिमाचल की सर्दियां इतनी आसान नहीं है उनको झेलना, क्योंकि बर्फबारी भी कई इलाकों में होती है। रॉबिन, दोहरी मार यहाँ पर पड़ गई है। पहले तो इतनी ज्यादा बारिश और अब बर्फबारी भी चूंकि वहां पर होने लगी। आपके पास भी लौटूंगी एक बार। नोएडा की क्या कुछ स्थिति है, साजिद से जान लेते हैं। नोएडा से क्या कुछ फिलहाल आप देख पा रहे हैं, मौसम कैसा है? हालांकि अभी तो मैं देख पा रही हूँ कि धूप खिली हुई है बाकायदा यहाँ पर, लेकिन आने वाले 102 दिन तक के लिए भी आप बताइएगा क्या कुछ मौसम विभाग के अनुसार कहा गया है? बिल्कुल, देखिए आज नोएडा के मौसम की बात की जाए तो सुबह से ही धूप खिली हुई है। आज बारिश से आम लोगों को राहत है, लेकिन यमुना में बाढ़ जैसे हालात हैं। मैं नोएडा के सेक्टर 125 के नीचे डोब क्षेत्र के इलाके में खड़ा हुआ हूँ। तस्वीरों में आप साफ देखें ये फार्म हाउसों में किस तरह से पानी घुस गया है, पानी की कितनी तेज रफ्तार है। यमुना में जिस तरह से जल स्तर बढ़ा है तो ये साफ कहा जा सकता है कि शाम तक और ज्यादा हालात गंभीर हो सकते हैं। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं जो लोग अपने फार्म हाउसों से निकल कर ऊंचे इलाकों में आ रहे हैं, यानी कि ऊपरी इलाके में पहुंच रहे हैं। इधर तस्वीरों में आप साफ देखें, जो हमारे दर्शक हैं उनको दिखाना चाहेंगे किस तरह से ये जो फार्म हाउस है वो पूरी तरह से पानी में सराबोर हो गए हैं, यानी कि चारों तरफ पानी ही पानी है। कल तक यहाँ तक पानी नहीं पहुंचा था, लेकिन आज ये तस्वीर खुद बयां कर रही है कि कितने तेज पानी यहाँ पर पहुंच रहा है और शाम तक क्या हालात हो सकते हैं। अगर मौसम विभाग की बात करें तो अभी शाम तक कोई आसार नहीं है बारिश के नोएडा एनसीआर में, लेकिन ये कहा जा सकता है कि यमुना ने जिस तरह से विकराल रूप लिया है, ये धीरे धीरे पानी अब पुष्टे की तरफ बढ़ रहा है। कुछ ही समय के बाद जैसे ही शाम होगी तो हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन ने यहाँ पर खाने की व्यवस्था और जो बारात घर है वहां पर की है, उनके रुकने की व्यवस्था की है। लगभग 128 से लेकर 151 तक 50,000 लोग यहाँ पर रहते हैं, जिन्होंने अभी पलायन किया है, जो फार्म हाउसों से निकलकर ऊपरी इलाके पर पुष्टे पर पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप साथ देखें कितनी संख्या में लोग अपने अपने स्थान से ऊपरी इलाके पर पहुंच रहे हैं। यानी कि ये कहा जाए कि एक तरफ पहाड़ी क्षेत्रों में हाहाकार मचा है तो दूसरी तरफ नोएडा भी इससे दूर नहीं है। साजिद, नोएडा के ऐसे कितने इलाके हैं जो कि इस तरीके से हैं जहां पर पानी भर चुका है, जल निकासी कोई व्यवस्था नहीं वहां पर? बिल्कुल, देखिए सेक्टर 125 से लेकर सेक्टर 151 तक पूरी तरह से पानी ही पानी भरा है, जहां पर सब्जी की फसल और गुलाब की फसल पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गई है। ये कहा जा सकता है कि काफी संख्या में सेक्टरों की जमीन जो डूब क्षेत्र में आती है वो पूरी तरह से पानी ही पानी हो गई है और जिस तरह से ये तेजी के साथ पानी बढ़ रहा है शाम तक और हालात खराब हो सकते हैं। ठीक है, आपके पास भी लौटेंगे एक बार फिर। जी, आपके पास लौटेंगे एक बार फिर। देहरादून चलते हैं पंकज के पास। पंकज, आप बताइएगा फिलहाल स्कूल कॉलेज को लेकर क्या निर्णय लिया गया, क्योंकि पहले तो बीच में बंद भी कर दिए गए थे ज्यादा बारिश को देखते हुए, अब क्या स्थिति है?
देखिए, आज क्योंकि मौसम की ओर से बहुत हाई अलर्ट जारी नहीं किया गया था, तो इस वजह से आज प्रदेश के सभी 13 जिलों में स्कूल खुले हुए हैं। कहीं स्कूल बंद नहीं किए हैं, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में क्योंकि डीएम के ऊपर पूरा विवेक होता है कि वो किस क्षेत्र में बारिश की संभावना है, किस ब्लॉक में स्थिति बनी हुई है, तो कहीं कहीं जो ब्लॉक वाइज हैं या हम यूँ कहें कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं या आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उनको बंद किया गया है। राज्य सरकार ने सभी जगह, जब कल ही जो आपदा प्रबंधन विभाग है वो पूरी तरह से मौसम विभाग से फीडबैक लेकर सभी जिलों को एडवाइजरी जारी कर देता है कि किस जिले में किस तरह की स्थिति बनी हुई है, उसके बाद डीएम उसका निर्णय लेते हैं। तो आज स्थिति सामान्य बनी हुई है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में जो लैंडस्लाइड की घटनाएं हैं वो लगातार आ रही हैं और लगातार जिस तरह से लैंडस्लाइड हो रहा है उससे साफ तौर पर कहा सकता है कि लोगों को राहत और बचाव कार्य में या यूं कहें कि राहत जो खाद्य सामग्री होती है उसको पहुंचाने में दिक्कत हो रही है। तो तमाम व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के लिए सरकार जुटी हुई है कि जहां पे दिक्कतें आ रही हैं उन लोगों को राहत पहुंचाई जाए। प्रदेश के कई स्थानों पर जो पिछले दौरान आपदा की स्थिति बनी थी वहां पर भी अभी स्थिति सामान्य नहीं हुई है, लेकिन वहां सड़क मार्ग को खोलने का काम जारी है। धराली की अगर बात करें तो वहां पर कल डीएम जो वहां के उत्तरकाशी के प्रशांत आर्य, उन्होंने पैदल चलकर पूरे जहां पर लैंडस्लाइड हुए थे, जहां सड़कें ब्लॉक हुई थी, उनको खोलने के लिए जिला प्रशासन और बीआरओ को निर्देशित किया था। इसके अलावा मुख्यमंत्री भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी तक पलक पूरे प्रदेश भर में 5,000 करोड़ के नुकसान का आकलन राज्य सरकार की ओर से किया गया है और इसका एक प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री अभी भी बहुत ज्यादा नुकसान भी चूंकि ऐसे में हो गया, इस आपदा के चलते अलग अलग राज्यों में बहुत नुकसान हुआ। आपके पास हम लौटेंगे और इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, क्योंकि यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसी के कारण दिल्ली के कई सारे ऐसे इलाके हैं जो कि पूरे तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। यमुना बाजार में जलजमाव देखने को मिल रहा है। अब 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर राजधानी दिल्ली की। कुछ ऐसा ही हाल कश्मीरी गेट इलाके में है। सचिवालय के आसपास की बात करें, वहां पर भी कुछ ऐसा ही इलाका है जहां पर सड़कों पर पानी भरता नजर आया। निगम बोध घाट, वासुदेव घाट, मोनेस्ट्री बाजार में भी जल जमाव के चलते स्थिति वहां पर बिगड़ती हुई आप देख पाएंगे। तो यमुना में लगातार उफान है। खतरे के निशान को कल ही यमुना नदी क्रॉस कर चुकी है और अब ये 6 तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा पाएंगे कि क्या कुछ स्थिति फिलहाल दिल्ली की है। राजधानी दिल्ली की स्थिति आप देखिए तो ना सिर्फ पहाड़ों पर बल्कि मैदानी इलाकों में, यहां तक कि आप राजधानी की स्थिति तक देखिए कि यहां पर कितने ज्यादा हालात खराब हो चुके हैं। अब लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है दिल्ली की, वो हम इंदर से जान लेते हैं। इंदर हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं। इंदर, आप बताइए आपकी मौजूदगी कहां पर और क्या स्थिति फिलहाल आप देख पा रहे हैं अपने आसपास? पलक, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं डीएनडी ब्रिज पर और अगर यमुना के जल स्तर की हम बात करें पलक, तो यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। 1978 के बाद जो यमुना का जल स्तर है वो 207.58 के आसपास आंका गया है। तो ऐसे में देखिए कई दशकों का जो रिकॉर्ड है वो यमुना ने तोड़ दिया है। ठीक मेरे पीछे तस्वीरें आप देखिए किस विकराल रूप से जो यमुना का जल है वो इस वक्त बह रहा है और ऐसे में देखिए जो निचले इलाके हैं पलक, वो पूरी तरह से यमुना के पानी की चपेट में है। चाहे हम मोनेस्ट्री बाजार की बात करें जहां पर सभी दुकानों पर ताला लग गया है, यमुना बाजार की बात करें, वजीराबाद की बात करें या फिर हम बात करें जैतपुर की, मयूर विहार की, हर जगह सिर्फ और सिर्फ जल प्रलय है। आप देख सकते हैं ये जो पूरा इलाका आप सामने देख रहे हैं ये सराय काले खां के आसपास का पूरा इलाका है जहां पर आपको मकान भी दिखाई दे रहे होंगे जो यमुना से बिल्कुल सटकर बनाए गए हैं और इन मकानों पर भी पहले कई बार विवाद हुआ है। तो ऐसे में देखिए पूरा इलाका जो है वो जलमग्न हो चुका है और यमुना ने पलक इस बार कई दशकों का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया गया है। हालांकि देखिए एहतियातन अगर हम बात करें तो जो निचले इलाके हैं वहां पर एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है, एसडीआरएफ की जो टीमें हैं उनको भी यहां पर लगाया गया है और लगातार निचले इलाकों से लोगों को, मवेशियों को रेस्क्यू किया जा रहा है। अब तक बात करें पलक तो 15,000 से ज्यादा लोगों को विभिन्न टीमों को जॉइंट ऑपरेशन के तहत 15,000 लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया है और लोगों को बचाने की जो कोशिश है वो चल रही है। इंदर, लेकिन बीच में जानकारी तो ये भी आई थी कि जो शेल्टर होम्स बनाए गए हैं अस्थायी तौर पर लोगों को जहां पर शिफ्ट किया गया है वहां पर भी पानी पहुंच गया है, यमुना का जलस्तर बढ़ गया है क्योंकि, तो उसके लिए क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की गई है या कोई नया ऑप्शन वहां पर तलाशा जा रहा है? क्या कुछ उसको लेकर कदम फिलहाल उठाए गए हैं?
पलक बिल्कुल देखिए आपने ठीक कहा। कल इस बात की जो ग्राउंड रिपोर्ट है हमने की थी, हम ग्राउंड जीरो पर थे। तो यमुना बाजार का जो पूरा इलाका है और मॉनेस्ट्री का जो इलाका है, क्योंकि वो यमुना बाजार के बिल्कुल आसपास में ही है, वसुदेव घाट जो है वो भी पूरी तरह से डूब चुका है। पानी जो है वो रिंग रोड पर पहुंचने की कागार पर है, क्योंकि लगातार यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है। तो देखिए 2 लेयर्स की जो बोरियों से उनमें सीमेंट और मिट्टी भर के बोरियां लगाई गई हैं वसुदेव घाट के पास, मॉनेस्ट्री के पास। लेकिन देखिए ये तो एक जल प्रलय है, आपदा है, अगर पानी बढ़ेगा तो निश्चित रूप से वो क्रॉस करेगा। हालांकि देखिए कोशिश ये की जा रही है कि रिंग रोड की तरफ पानी जो है वो ना पहुंचे, लेकिन ऐसे में देखिए पहाड़ों में जिस तरीके से लगातार पलक बारिश हो रही है तो उसका असर जो है वो मैदानी इलाकों में साफ तौर से देखने को मिल रहा है। नदी हो, नाला हो, सब उफान पर है और यमुना का जल स्तर जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली के लिए निचले इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये परेशानी का सबब जरूर है। पलक। ठीक है इंदर, बहुत आपका शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। अभी आपने देखा किस तरीके से स्थिति राजधानी दिल्ली की भी बनी हुई है। आप सभी का बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बात करेंगे पंजाब की, क्योंकि वहां पर बाढ़ के कारण आम जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। संवाददाता डॉक्टर थानेश्वर ने ग्राउंड जीरो पर हालात का जायजा लिया है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं इस समय अमृतसर के धत्रवाल गांव में हूं। धत्रवाल गांव का अगर मैं कहूं तो पूरा का पूरा गांव इस समय जलमग्न हो चुके हैं। आप देखिए ये घर है, इस घर का पूर्णतः आप देख सकते हैं कि गेट जो है पूर्णतः पानी के अंदर डूब चुका है। यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं सभी सुरक्षित स्थान की तरफ जा चुके हैं, क्योंकि पानी इतना ज्यादा है कि और इसके बगल में ही पशुओं के रखने के लिए पशु चारे का अरेंजमेंट किया गया था, जो पानी में पूर्णतः बह चुका है। अब ये पशुओं के खाने लायक नहीं बचा, क्योंकि जब पानी की मार पड़ती है तो इसके अंदर अजीब तरह की स्मेल हो जाती है और दूसरे जीव जितामा आ जाते हैं, जिससे लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसान हमारे साथ आइए, उनसे बातचीत करते हैं। कब से आया ये पानी यहाँ पे? सर इसको 3-4 दिन हो गए सर पानी आए को ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਜੀ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਲਾ ਸੀ ਸਰ, ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਤੇ ਆ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਕਲ ਸਾਰੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਸਾਰਾ ਇਹ गांव ਹੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ गांव, ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨ ਹੈ ਪੂਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ गए सर वो फिर आसे-पासे हुए ने, पिंड ਨੂੰ गए ने। जो गांव उनका घर ही सारा हमारा डूब गया तो हम क्या कर सकते हैं। और पशु जो थे, पशुओं को कहाँ रखा हुआ है? पशुओं को भी सर पिंड में रखा है, गांव में रखा हाँ गांव में ऊंचे तो थां पे। आपको क्या कहना, कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई सरकार की तरफ से कोई ਤੁਹਾਡੀ मदद वास्ते आया थे? सर अजे तक तो कोई नहीं आया। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਮੰਗ ਸਰ ਇਸੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਚੂਰਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਸਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਅੰਕਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੂੜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ। ਅੰਕਲ ਦੱਸੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤੂੜੀ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਤੂੜੀ ਭਿੱਜ ਗਈ ਸਾਰੀ ਵਿਚ ਗਈ। ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਭਿੱਜ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ ਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵਾਲੇ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ, ਕੋਈ ਐਸਪੀਡੀਸੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜੀ। अपने घर देखिए, ये वो किसान है जिनका घर इस समय पूर्णतः आप देख सकते हैं कि बाढ़ के पानी में भीग चुका है, पूर्णतः पानी से भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है पानी, और चारों तरफ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको पानी ही पानी नजर आएगा। इनका कहना है कि किसी भी प्रशासनिक अधिकारी या सरकार की तरफ से हमारी मदद के लिए अभी तक किसी ने हमारी सुध नहीं ली है। मैं आपके कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा आगे जूम करके दिखाएंगे कि घर के अंदर जो आप देख सकते हैं कितना अधिक पानी है। वो देखिए सामने घर में 3 से 4 फुट तक अंदर पानी भरा हुआ है, जिससे साफ अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस घर में 3 से 4 फुट तक पानी भरा रह जाए उसकी दीवारें बिल्कुल कंडम हो जाती है, रहने लायक नहीं रहती। अब ये मकान जो दिख रहे हैं इस धत्रवाल गांव के, तकरीबन ये मकान जैसे ही कहा जाता है कि धूप निकलेगी तो ये तिड़क जाएंगे और मकान एकदम डैमेज हो जाएंगे, ये रहने लायक नहीं बचे। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द प्रशासनिक अधिकारी या जो सरकार के नुमाइंदे हैं, चाहे मंत्री हैं, चाहे विधायक हैं, वो आकर इनकी सुध लें। अभी तो टेम्परेरी तौर पर इन्हें पशुओं के लिए चारा चाहिए, खाने के लिए रोटी चाहिए और जरूरी सामान चाहिए, ताकि रोज का अपना जो जिंदगी है वो जीवन बसर कर सकें। वीडियो जर्नलिस्ट विकास पंत के साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, धत्रवाल गांव, अमृतसर। और इसी के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए भारत 24।